गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों में हॉब्स के विचारों का अध्ययन करेंगे। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत प्रचलित है जिसका नाम है सामाजिक समझौता सिद्धांत। यानी यह वह सिद्धांत है जो कि यह मानकर चलता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते के माध्यम से हुई थी। प्लेटो और अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं और हॉब्स राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं, जो ये मानकर चलते हैं कि समझौते से राज्य का निर्माण हुआ है। सामाजिक समझौते सिद्धांत के तीन प्रमुख प्रवर्तक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, और हम इन तीनों ही विचारकों के विचारों का अध्ययन करेंगे। इसी कड़ी में हम सबसे पहले जिस विचारक के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं उनका नाम है हॉब्स। हॉब्स का जन्म विल्टशायर में मॉम्बसबरी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता पादरी थे। 1608 में ये क्वेंडिश परिवार के बच्चों के ट्यूटर बन गए। जीवन भर उनका संबंध इस परिवार से रहा और उस परिवार के विचारों से ये बहुत अधिक प्रभावित रहे। हॉब्स ने राज्य, समाजशास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र का विशाल अध्ययन किया। फ्रांस में उनके द्वारा अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन लिखा गया, जो 1651 में प्रकाशित हुआ। इसमें राजा की निरंकुश सत्ता को हॉब्स ने स्वीकार किया और उनके द्वारा इस बात को मान्यता दी गई कि निरंकुश शासन ही राज्य की उन्नति में सहायक हो सकता है। हॉब्स ने ब्रिटिश क्रांति के युग को अपनी आंखों से देखा था और उन्हें राजतंत्र की स्थापना से उनके मन में यह भावना बढ़ गई थी कि प्रगतिशील और शांत जीवन के लिए सुदृढ़ शासन का होना आवश्यक है और राजतंत्र ही शासन में स्थिरता ला सकता है। हॉब्स के विचारों में सबसे पहले हम देखेंगे मानव स्वभाव पर विचार। जितने भी समझौतावादी चिंतक हुए हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, तीनों ने ही मानव स्वभाव, प्राकृतिक दशा और उसके बाद समझौते की बात की है। मानव स्वभाव जैसा है उसके आधार पर ही उन्होंने वैसी ही प्राकृतिक दशा की बात की और उसी प्राकृतिक दशा के आधार पर कैसा राज्य बनेगा इसका चित्रण इनके द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हॉब्स के मानव स्वभाव संबंधी विचार। हॉब्स राज्य का अध्ययन मानव स्वभाव के विश्लेषण के आधार पर करता है। हॉब्स मानव को असामाजिक प्राणी मानता है और इस आधार पर यह मानता है कि व्यक्ति को कुछ चीजें आकर्षित करती हैं और कुछ चीजें उसे विकर्षित करती हैं। आकर्षण को इच्छा कहा जाता है और विकर्षण को घृणा कहा जाता है। यानी कि कुछ चीजें व्यक्ति को और अपनी ओर खींचती हैं, तो जो चीजें व्यक्ति को अपनी ओर खींचती हैं उनसे वो आकर्षित होता है, उन्हें वो पाना चाहता है, और कुछ चीजें उसे पसंद नहीं है, उन्हें वो दूर भगाता है। तो आकर्षण से इच्छा जागृत होती है और विकर्षण से घृणा जागृत होती है। मनुष्य के द्वारा जो भी काम किया जाता है, जो भी गतिविधियां उसके द्वारा की जाती हैं, हॉब्स के अनुसार वह स्वार्थ से प्रेरित होती है। यानी कि मनुष्य का जो व्यवहार है वह स्वार्थ पर आधारित होता है। व्यक्ति क्रोधी है, लालची है, स्पर्धा की भावना है, हर्ष, सहानुभूति, धृष्टता, गतिशीलता, शक्ति, रोष, वैमनस्यता, ये सब उसके गुण हैं और वे हमेशा व्यक्ति को अभिप्रेरित करते रहते हैं। व्यक्ति के स्वभाव की कुछ विशेषताएं हॉब्स के द्वारा बताई गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है, सभी व्यक्ति समान हैं। यानी हॉब्स ये मानकर चलते हैं कि सभी व्यक्ति समान हैं और समानता की दृष्टि से दो बातें हॉब्स ने कही हैं। एक है शारीरिक और मानसिक समानता और दूसरा है लक्ष्यों की प्राप्ति में समानता। शारीरिक और मानसिक समानता के बारे में हॉब्स ये कहते हैं, जैसे प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही व्यक्ति को असमान बनाना है। अरस्तु ने माना कुछ शासक बनने योग्य हैं, कुछ शासित। प्लेटो ने माना किसी में विवेक तत्व अधिक होता है, किसी में साहस और किसी में क्षुधा।
तो यानी प्लेटो और अरस्तु दोनों ही व्यक्ति में असमानता को देखते हैं, जबकि हॉब्स व्यक्ति को समान मानते हैं। और इस संबंध में वो कहते हैं कि जहां तक शारीरिक शक्ति का प्रश्न है, अगर बलशाली के पास बल है तो निर्बल के पास षड्यंत्र, छल कपट, गुटबंदी की क्षमता है। यानी उसके पास छल की शक्ति है, उसके पास प्रपंच की शक्ति है। जो शारीरिक दृष्टि से बलशाली होते हैं वे मानसिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, ऐसा हॉब्स मानते हैं। और जो मानसिक दृष्टि से सबल होते हैं वो शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो सकते हैं। हॉब्स का मानना है कि मानसिकता के आधार पर कोई भी अच्छे जीवन की मांग नहीं कर सकता। जैसे प्लेटो कहते हैं कि जो विवेक संपन्न है वो शासक हैं, इस बात को हॉब्स नकारते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति में इतना विवेक है जिसके आधार पर वह समझता है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य पर क्या प्रभाव डालेंगे। मनुष्य अपने गुणों पर विश्वास रखता है और अपनी इच्छा को दूसरों पर लादने का प्रयास करता है। दूसरी समानता वो देखते हैं लक्ष्यों की प्राप्ति में समानता। यानी यदि दो व्यक्ति एक ही वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, यानी लक्ष्य दोनों का एक है, तो उनमें आपस में वैमनस्यता होती है, उनमें आपस में संघर्ष की स्थिति आती है और वे एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक दूसरे को नष्ट करना या दबाने का प्रयास करना व्यक्ति करता है। तो व्यक्ति के स्वभाव की पहली विशेषता जो हॉब्स के द्वारा स्वीकार की गई है वो यह है कि सभी व्यक्ति समान हैं। दूसरा है लक्ष्यों की प्राप्ति में समानता। अरस्तु का यह मानना है, दूसरी विशेषता है संघर्ष स्वाभाविक है। यानी हॉब्स ये मानते हैं कि जो मानव में संघर्ष की स्थिति है वह स्वाभाविक है। हर व्यक्ति अपनी अच्छे से अच्छी चीज पाना चाहता है, दूसरा भी अगर उसे पाना चाहेगा तो फिर दोनों में संघर्ष होगा। और हिंसा का प्रयोग भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। व्यक्ति हिंसा का प्रयोग करके परिवार और पशुओं पर अधिकार कर लेता है और एक तरह से अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास करता है। तीसरी विशेषता है स्वार्थी और स्व केंद्रित मानव। प्लेटो और अरस्तु ने जहां इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया है, वहां हॉब्स यह मानकर चलते हैं कि मानव स्वार्थी और स्व केंद्रित है, केवल अपने लिए सोचता है और मानव का उद्देश्य सुरक्षा की प्राप्ति है। वह सुख पाना चाहता है और उसकी यह इच्छा जब तक वो जीवित रहता है तब तक रहती है। नेक्स्ट है मानव गतिशील है। मानव हमेशा कोई ना कोई कार्य करता रहता है, स्थिर नहीं बैठता और उसकी गतिशीलता के पीछे जो कारण है वो यह है वह अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। नेक्स्ट है मानव में विवेक तत्व है। हर मनुष्य के पास विवेक है, कोई भी विवेकहीन नहीं है। अहम की प्रबल भावनाएं, अहम बहुत अधिक है, बहुत अधिक अपने लिए सोचना, अपने अभिमान में मानव रहता है। अनंत उसकी इच्छाएं हैं, यानी उसकी इच्छाएं अनंत हैं, कभी पूरी नहीं होती। आज एक इच्छा पूरी हुई, कल वो दूसरी इच्छा करेगा, दूसरी पूरी होगी, तीसरी इच्छा करेगा। यानी मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वह अनंत हैं और कभी भी पूरी नहीं होती हैं। तो इस तरह से मानव को उसने किस रूप में देखा? मानव को उसने स्वार्थी, लालची, स्व केंद्रित, दुष्ट मानव के रूप में देखा है। नेक्स्ट है प्राकृतिक दशा पर हॉब्स के विचार। क्योंकि उसका मानव दुष्ट मानव है, तो अगर ऐसा दुष्ट मानव जहाँ रहता हो तो प्राकृतिक दशा क्या होगी? प्राकृतिक दशा वह दशा है जो कि राज्य के निर्माण से पूर्व की दशा है, यानी जब राज्य निर्मित नहीं हुआ उस दशा को हॉब्स प्राकृतिक दशा कहते हैं। यानी यह दशा राज्य विहीन और समाज विहीन दशा है। यह असहाय, असभ्य, भययुक्त और अवांछनीय दशा है। यह युद्ध की स्थिति है जिसमें हर व्यक्ति दूसरे का दुश्मन है, जिसमें सभ्यता का अभाव है। यह स्थिति पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली दशा है। कोई सुरक्षा नहीं है इस दशा में, कोई कानून नहीं है, कोई वैधानिक संस्था नहीं है, कोई न्याय नहीं है। इस प्राकृतिक अवस्था के लिए उन्होंने जो अपने विचार दिए हैं वो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं। पहला है प्राकृतिक सामाजिक, प्राकृतिक राजनीतिक अवस्था, अर्थात
समाज राज्य नहीं है। यानी इस दशा में ना तो समाज है ना राज्य है, हर व्यक्ति दुष्ट स्थिति के हिसाब से कार्य करता है। नेक्स्ट है निरंतर तनाव, संघर्ष और युद्ध की स्थिति। हमेशा तनाव की स्थिति रहती है, हमेशा संघर्ष की स्थिति रहती है, हमेशा युद्ध की स्थिति रहती है। नेक्स्ट है नागरिक नैतिकता का अभाव। नागरिक नैतिकता का अभाव है, यानी व्यक्ति में नैतिकता की भावना नहीं है, व्यक्ति किसी के प्रति सहयोगात्मक रुख नहीं रखता। न्याय का अभाव, कोई न्याय नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार मौजूद हैं। हॉब्स ये मानते हैं कि इस प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकार भी हैं और प्राकृतिक कानून भी हैं, लेकिन प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों को लागू करने वाली, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियमों को विधिवत रूप में लागू करने वाली किसी भी संस्था का अभाव है। प्राकृतिक कानून हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, लेकिन कोई ऐसी संस्था नहीं है जो यह कह सके कि हॉब्स इस प्राकृतिक दशा को बहुत ही अराजक दशा के रूप में देखते हैं, यानी जहाँ कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, व्यक्ति केवल अपने हिसाब से कार्य करता है। और ये प्राकृतिक अवस्था खराब क्यों है? यह प्राकृतिक अवस्था खराब इसलिए है क्योंकि मानव का स्वभाव बहुत अधिक दुष्ट, बहुत अधिक बुरा है। क्योंकि मानव स्वभाव से बहुत खराब है, तो उसके खराब स्वभाव के कारण इस प्राकृतिक दशा में किसी भी तरह की जो व्यवस्थित स्थिति है वह नहीं होती। हालांकि वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रकृति ने व्यक्ति को अधिकार भी दिए हैं और प्रकृति ने उन अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को भी मान्यता दी है, लेकिन चूंकि व्यक्ति स्वार्थी है, चूंकि व्यक्ति बुरा है, लालची है, तो इसीलिए ना तो वह उन प्राकृतिक कानूनों को समझ पाता है और ना ही वह उन प्राकृतिक अधिकारों को। अगले व्याख्यान में अपन प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकारों का विवेचन करेंगे। धन्यवाद।